नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा, खासकर अब जो बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, तो आज मैं बात करूंगा इन कथित बाहरी यानी हिंदी भाषी लोगों और पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी भूमिका पर। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करूं कि अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और साथ ही वैकल्पिक पत्रकारिता मजबूत होगी और मैं लगातार कोलकाता से आपको ज़मीनी परिस्थिति की जानकारी देता रहूँगा, जो शायद आपको बाकी जगहों से न मिल पाती हो। तो आज बात करते हैं हिंदी भाषियों की। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों की काफ़ी बड़ी आबादी है और मोटे तौर पर कहें तो इनमें 11 करोड़ की जो बंगाल की आबादी है, इनमें 1.25 करोड़ से ज़्यादा, करीब 1.5 करोड़ हिंदी भाषी हैं। कोलकाता के अलावा दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, उत्तर 24 परगना के जूट मिल वाले इलाकों और उत्तर बंगाल के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहे जाने वाले सिलीगुड़ी में भी भारी तादाद में हिंदी भाषी बसे हैं और कहीं कहीं तो इनकी तादाद स्थानीय लोगों के मुकाबले भी ज़्यादा है। तो ऐसे में चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी के लिए ये एक मजबूत वोट बैंक है। तो अब जब ममता ने स्थानीय बनाम बाहरी विवाद शुरू किया है तो जाहिर है बीजेपी के नेताओं की निगाहें इस वोट बैंक पर टिकी है। इनमें से 75 से 85 लाख तक वोटर हैं हिंदी भाषी और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है कोलकाता में बड़ा बाज़ार। तो बड़ा बाज़ार में तो पूरे हिंदी भाषियों का ही कब्जा है। बाकी उद्योगों में भी हिंदी भाषी हैं। यहाँ बिजली की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी CESC जो है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो भी गोयनका की है। इसके अलावा और भी तमाम उद्योगपतियों ने यहाँ निवेश किया है, उद्योग लगाए हैं और पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। कोई राजस्थान से आया है तो कोई गुजरात से आया है और कोई पंजाब से आया है। तो ऐसे में चुनाव के समय ऐसे लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। लेफ़्ट के ज़माने में भी हिंदी भाषियों में लेफ़्ट की अच्छी खासी पैठ थी। उसके बाद कांग्रेस की भी पैठ रही है, लेफ़्ट के पहले और लेफ़्ट के बाद भी बड़ा बाज़ार इलाके पर। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपनी पैठ बनाई सत्ता में आने से पहले। और अब धीरे धीरे पिछले 4-5 सालों का आंकड़ा देखें तो खासकर बड़ा बाज़ार इलाके में और दुर्गापुर के जो कोल बेल्ट हैं जहां काफ़ी हिंदी भाषी हैं, वहां बीजेपी की अच्छी खासी पैठ बनी है। उत्तर कोलकाता में भी काफ़ी हिंदी भाषी हैं और पिछली बार तो उत्तर कोलकाता सीट लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका। उनमें एक था कि अमित शाह की रैली के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा टूट गई थी कॉलेज स्ट्रीट में। तो उसके बाद ममता ने उसे मुद्दा बनाया और यही वजह है कि आखिर में समीकरण गड़बड़ा गया। और अब भी बड़ा बाज़ार में बीजेपी के पार्षद जीतते रहे हैं और लोकसभा में भी उन्हें काफ़ी बढ़िया वोट मिले थे, काफ़ी प्रतिशत उसका अच्छा था। और इस बार भी बीजेपी ने इन हिंदी भाषियों पर खास जोर दिया है। हालांकि ममता बनर्जी भी बीजेपी की काट के लिए हिंदी भाषियों पर खास जोर दे रही हैं। उन्होंने हिंदी समिति का गठन किया है, पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी का विस्तार किया, उसको कई नए सदस्य उसमें शामिल किए। कुछ साल पहले उन्होंने एक स्थानीय अखबार के संपादक को राज्यसभा सदस्य के तौर पर भेजा था। और तो इससे जाहिर है कि बीते 5-6 वर्षों या ये कह लें कि बीजेपी के उभार के बाद ममता बनर्जी भी लगातार हिंदी भाषियों पर खास ध्यान दे रही हैं। और आप मारवाड़ी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, इन सबको हिंदी भाषियों के वर्ग में ही कैटेगरी में रखा जा सकता है यहाँ। तो इस तबके पर खास ध्यान दिया जा रहा है और बीजेपी तो खैर दे ही रही है अपने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना और ममता पर अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण का आरोप लगाकर ये सब तमाम चीज़ें कर रही है। तो अब पिछले दिनों ममता बनर्जी ने भी कई हिंदी भाषी संगठनों के सदस्यों के साथ अपने दफ्तर में मुलाकात की थी। एक हिंदी यूनिवर्सिटी बनाने की भी वो घोषणा कर चुकी है, हालांकि उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और ममता बंगला गौरव और बंगाली अस्मिता की राजनीति पर खास जोर दे रही हैं इस बार सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए। लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं, इन्हीं ममता ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि जो बंगाल में रहना है तो हिंदी बांग्ला सीखनी होगी। तो इसकी काफ़ी
प्रतिक्रिया हुई थी हिंदी भाषियों में, लेकिन अब तब आरोप लगे थे कि ममता बनर्जी बंगाली और गैर बंगाली लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है और अपने सियासी हित साधना चाहती हैं। लेकिन और यही वजह थी शायद कि लोकसभा चुनाव में हिंदी भाषियों का वोट भाजपा को मिला और वो 2 से बढ़कर 18 सीटों तक पहुंच गई। तमाम हिंदी भाषी इलाकों में, जहां गैर बंगाली कह सकते हैं, गैर बंगाली इलाकों में भाजपा की जीत हुई थी। ये उत्तर बंगाल के चाहे चाय बागान इलाके हों, चाहे दार्जिलिंग का इलाका हो, और चाहे जंगल महल से सटे इलाके हों। आप समझ सकते हैं आसनसोल से बाबुल सुप्रियो, बर्दवान से और एक आहलूवालिया, ये सब जीत रहे हैं। इसका मतलब हिंदी भाषियों ने भाजपा को लोकसभा चुनाव में जमकर समर्थन दिया था। ये ममता के लिए चिंता की बात हो गई थी। और पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में 15% हैं जिनको गैर बंगाली कहा जा सकता है, और लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी ही हैं। और हिंदी भाषी कई सीटों पर निर्णायक है, इसलिए हर पार्टी उनको लुभाने की कवायद कर रही है। और सिलीगुड़ी की अगर बात करें, दार्जिलिंग ज़िले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क और सिक्किम से संपर्क, भूटान से संपर्क का एकमात्र जरिया है। उसे चिकन नेक भी कहा जाता है। 22-25 किलोमीटर लंबा जो गलियारा है, और इस लिहाज से और सामरिक लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्यापारिक केंद्र के तौर पर भी काफ़ी मशहूर है। पूर्वोत्तर राज्यों की सारी सप्लाई, खाद्यान्न हो, बाकी चीज़ें हो, सब सिलीगुड़ी से ही या सिलीगुड़ी होकर ही जाती हैं। तो पिछले 10 साल में ऐसा तो ममता ने कुछ नहीं किया है हिंदी भाषियों के खिलाफ की नाराज़गी है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी उनमें अपनी पैठ बनाने में काफ़ी कामयाब रही है। और ममता की एक बात समझी जाती है कि कितनी वो ध्यान कितना दे रही हैं हिंदी भाषी आबादियों पर, कि उन्होंने छठ पूजा के मौके पर भी यहाँ 2 दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया पिछले कुछ वर्षों से। और छठ पूजा के समय वो घाट पर भी जाती रही हैं, हुगली के किनारे जाती रही हैं और घूमती रही हैं। तो इससे सियासी रणनीति समझना मुश्किल नहीं है। और हालांकि तृणमूल के नेताओं का दावा है कि 10 साल के तृणमूल के कार्यकाल में 600 हिंदी स्कूल, 600 नए हिंदी स्कूल बने हैं। कई स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, उनको आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ बंगाली और गैर बंगाली लोगों के बीच एक भेदभाव और फूट डालना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि जो बंगाल में रहता है वो बंगाली है, इसमें स्थानीय और बाहरी जैसी चीज़ें बेमतलब है। तो कई लोगों ने हिंदी भाषी छात्रों को मदद भी की गई है, लैपटॉप भी दिए गए हैं, कई हिंदी स्कूलों की मदद दी गई है। और तो हिंदी भाषियों का मन तो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हैं हिंदी भाषी, और जबकि जो छोटे और मझोले वर्ग के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, रोज़ कमाने खाने वाले, वो ममता बनर्जी सरकार के ही पक्ष में हैं और उनको ही बेहतर मानते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस वर्ग को अपनी ओर खींच पाएगी, या फिर ममता बनर्जी मझोले और अपर मिडिल क्लास कहे जाने वाले हिंदी भाषियों को इस बार लुभाने में कामयाब रहती है। और ये काफ़ी निर्णायक कई सीटों पर हो सकता है। तो देखते रहिए। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।